नमस्कार, नौकरीन्यूज़.com में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कैपिटलिज्म के उस शिकंजे की जिसने किस तरह से तीसरे विश्व को गुलाम बनाया हुआ है, किस तरह से भारत की पूरे सिस्टम पे उसकी पकड़ है, क्यों हम उसी के कारण बेरोजगार होते हैं, क्यों मंदी आने के पीछे भी कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म होता है, किस तरह से वो दुनिया भर के देशों में, चाहे वो भारत हो, ब्राज़ील हो, दक्षिण कोरिया हो या कोई और देश हो, उसमें पैठ बनाता है और उन देशों को शिकंजे में लेता हुआ चला जाता है। क्यों भूटान जैसे छोटे देश भी खुशहाल हैं और बड़े बड़े देश बार बार तनाव में आते चले जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। बातचीत की शुरुआत करते हैं भारत पर जो कर्ज है उससे। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त देश पर कितना कर्ज है? क्या आप जानते हैं कि जो सालाना बजट होता है उसमें हम कितना पैसा सिर्फ ब्याज में चुकाते हैं? पहले मैं अपने किसी एक वीडियो में बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि भारत में उसका 18% पैसा आप सिर्फ विदेशों को ब्याज में देते हो। 18% नंबर है और संख्या से चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, इसलिए 18% का मतलब आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो ये है कि भारत में जितना भी जीएसटी से पैसा कमाती है सरकार, वो सरकार का 18% ही होता है और वो पैसा विदेशी कर्ज पे ब्याज चुकाने में चला जाता है। अगर आप जीएसटी समझना ना चाहें तो जो कॉरपोरेट टैक्स है उससे जितना भी पैसा सरकार कमाती है वो सारा का सारा विदेशी कर्ज में चला जाता है। अगर आप इससे भी समझना ना चाहें तो जो पूरे देश में इनकम टैक्स इकट्ठा करती है सरकार, उससे भी 1% ज़्यादा पैसा विदेशी कर्ज के ब्याज में दे देती है। 17% पैसा इस साल के बजट में इनकम टैक्स से सरकार के पास आया और 18% उसने ब्याज में विदेशों को दे दिया। इस ब्याज की कहानी के पीछे ही सारी की सारी जो दुनिया के देश हैं उनकी आज़ादी और गुलामी का किस्सा छिपा हुआ है। भारत के ऊपर अभी तक 559 अरब डॉलर का कर्जा है, डॉलर का 559 अरब डॉलर का, और लगातार ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। कुछ ना कुछ होता है और सरकार कर्जा ले लेती है। कर्जा लेना भी एक सरकार का काम बन गया है। वो पूरी दुनिया के बहुत सारे गणित के बीच में कर्जा लेते रहना चाहती है। जैसे ही अभी हाल में महामारी आई थी, फिर से हमको कर्जा मिल गया था, वर्ल्ड बैंक ने हमको कर्जा दे दिया था। और कर्ज जब आप लेंगे तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं और महामारी को हैंडल करने के जो तरीके वो सुझा रहे हैं उसी के आधार पर आपको काम करना पड़ता है। आप कुछ उससे अलग नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। सिर्फ उनकी बात नहीं है और इस कर्ज की बात नहीं है, तरह तरह से ये कर्ज का जाल हमको फंसाता जाता है। मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताता हूँ। जब से हिंदुस्तान में ये खुली अर्थव्यवस्था का कारोबार शुरू हुआ है, यानी कि जब से हिंदुस्तान में ये बाज़ार खुला हुआ है, तथा कथित रूप से बाज़ार खोला गया है, तब से ही ये कारोबार चल रहा है, कर्ज का कारोबार चल रहा है और कर्ज के शिकंजे में भारत आता चला जा रहा है। आपको याद होगा कि किस तरह से जब बाज़ार खुला तो कुछ शर्तें जो हमारे सामने रखी गई और जिन शर्तों का हमने पालन किया, जिसके आधार पर हमारे को और कर्ज मिला, वो शर्तें कौन कौन सी थीं? बाज़ार को खोलिए, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करिए, अपने कानूनों को नरम करिए ताकि आसानी से विदेशी आके कारोबार कर सकें। विदेशियों और देशी कंपनियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि विदेशियों को प्रिविलेज मिलना चाहिए। देश में संसाधन जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। देश में मैन पावर उपलब्ध होनी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध होनी चाहिए, और देश में ग्राहक होने चाहिए। जब ये सारा होता है तो हमको विदेशी कंपनियां या पदार्पण करती हैं और ये माहौल आपको बना के देना पड़ता है कर्ज के बदले में या दूसरी चीज़ों के बदले में, दूसरी इमदाद के बदले में, दूसरी मदद के बदले में। जब इतना पूरा माहौल बनता है तो आप सरल तरीके से सोचिए, आपने क्या किया? कानून आसान बना दिए। जैसे कि अभी देखिए कृषि कानून है, कृषि कानून को लेकर किस तरह से कानून को लगातार उस कॉरपोरेट के कारोबार के अनुकूल बनाया जा रहा है ताकि वो लोग आके इस कारोबार को अच्छे से कब्जा कर सकें।
इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे कानून नरम किए गए, लेबर लॉज को एकदम बदल दिया गया। अब हिंदुस्तान में कहीं ट्रेड यूनियन होती नहीं है, हड़तालें बंद हो गई हैं ताकि उनको कारोबार करने में सहूलियत हो। तो एक तो कानून में ये बदलाव किया। इसके अलावा क्या करते हैं कि आप जो है मुद्रा को कम करते हैं ताकि उनको जब वो यहाँ निवेश करें कम पैसे में ज़्यादा माल मिल जाए। उस पैसे से जब वो यहाँ आते हैं तो बड़े बड़े चमकीली जो है वो इमारतें बनाते हैं, कॉरपोरेट दफ्तर बनाते हैं। और जब वो अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति और इन्वेस्टर यहाँ पे बड़े बड़े दफ्तर बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं और उनके माल की रसद के आवागमन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाता, सड़कें चमकाई जाती हैं, तो इसको हम प्रगति का नाम देते हैं। और ये जो प्रगति है, ये प्रगति और ज़्यादा गुलामी के रास्ते खोलती चली जाती है। जैसे जैसे कैपिटलिज्म आता जाता है, आपका जो रोज़गार है उसकी कीमत जो है उसकी अहमियत बढ़ती जाती है आपके लिए। कैसे बढ़ती जाती है? क्योंकि आपके रोज़मर्रा के जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। आपका एजुकेशन महंगा हो जाता है। आपने देखा होगा भारत में, आप सुनते होंगे आपके पिताजी जो है वो 2 रुपये में पूरे साल पढ़ लेते थे। अब 15,000, 17,000, 20,000 रुपया जो है वो बच्चे की एक महीने की फ़ीस है, और जब वो पढ़ के आता है तो उसको वेतन भी 15, 17, 20,000 रुपये मिलता है। तो एजुकेशन बढ़ गई। स्वास्थ्य, आपकी निजी ज़रूरत, आपने अभी हाल में देखा होगा कोरोना वायरस आया, लोगों के लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं। अस्पतालों में इलाज असंभव हो गया है। पहले सरकारी अस्पताल में आदमी मुफ्त में ठीक हो जाता था। हर चीज़ जो है उसकी कीमत बढ़ाई जाती है, यानी जीने की कीमत बढ़ाई जाती है। जब जीने की कीमत बढ़ती है तो वो जो कैपिटलिस्ट अपना साम्राज्य बना रहा है यहाँ पे, जो हमारे ही प्राकृतिक संसाधन ले रहा है, जिसको आप SEZ बना के, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के सस्ते में ज़मीनें देते हैं, सस्ते में संसाधन देते हैं, वो आता है सिर्फ पैसे बेचता है। बड़े बड़े कारोबार के जरिए वो पूरे का पूरा कारोबार जमाता है। आप हमारी ज़मीन लेता है, हमारे ही लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है। और जब आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, ज़िंदगी महंगी हो जाती है, फिर मकान, हाउसिंग लोन में आप फंस जाते हैं, तो उसके बाद आप गुलाम बन जाते हैं। फिर वो अपनी शर्तों पे आपसे काम कराता है। आपका जो स्किल लेवल है, आपके देश में शिक्षा मंत्रालय बदल जाता है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाता है। मनुष्य न रहकर, शिक्षित व्यक्ति न रहकर संसाधन बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है, जो उनके पुर्जे में काम करता है, उनके लिए संसाधन बनता है। जैसे रुपए, इन्वेस्टमेंट, ज़मीन, वैसे इंसान संसाधन हो जाता है। और ये जो इंसान जो संसाधन बनता है, इस तरह के संसाधन को लगातार दबाया जाता है और उसको निचोड़ दिया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? इसको मैं और सरल करता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं हो रही होगी, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो क्या आप अजीबोगरीब शर्तों पर नौकरियाँ करेंगे? क्या कोई भी देश अगर मुसीबत में नहीं होगा, संकट में नहीं होगा, परेशानी में नहीं होगा, तो इस तरह की शर्तें मानकर वापस लाएगा? तो क्या होता है कि हर बार, हर 10 साल में एक मंदी का दौर आता है। देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होती है, गड़बड़ाती है, उसका GDP गिर जाता है। कुछ ना कुछ बहाना करके एक मंदी आती ही आती है। और उसके बाद में देश जब डूबने लगता है, लोगों के खर्चे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई महंगी हो गई है, एजुकेशन महंगी हो गई है, उसकी जो है वो इलाज महंगा हो गया है, उसका आवास महंगा हो गया है। और अब उस महंगी कॉस्ट के बीच में अचानक से हाथ खींच लिया बाज़ार ने। क्या हुआ? मंदी आ गई। अब देश को सरवाइव करना है तो सरकार कहती है स्टिमुलस पैकेज ले लो, सरकार कहती है भैया और शर्तें मान लो, सरकार कहती है हम नोट छाप के अपनी मुद्रा की कीमत गिरा दे रहे हैं, कुछ नहीं तो बॉन्ड ले ले रहे हैं RBI से, कैसे गिरा दे रहे हैं, ताकि इस देश में जो रोज़गार के अवसर हैं उनकी खातिर बने रहे। आप सोचिए, हमसे ही नौकरी कराता है, हमारे ही देश में आता है और हम ही के ऊपर एहसान करता है कि मैं रोज़गार दे रहा हूँ और हमसे ही पैसे बना के ले जा रहा है। तरह तरह की थ्योरियाँ बनाई हुई हैं। एक पूंजीवाद की ट्रिकल डाउन थ्योरी है, उसमें कहा जाता है कि सारा पैसा, संसाधन पूंजीपतियों को दो, वो धीरे धीरे अपने आप समाज के पास आएगा। वो कहते हैं कि पूंजीपति का पैसा आता है तो उससे कारोबार करता है, कारोबार करता है तो लोगों को रोज़गार मिलता है। हकीकत ये है कि भाई साहब, अमेरिका में कितना कमाते ये बड़े बड़े लोग, पेट भर चुका था, अमेरिका को लूट चुके थे। आप सोचिए कि 95% आबादी के पास में कुछ नहीं होता है, 5% आबादी के पास में 95% दौलत होती है। ये स्थिति है। और वो 5% आबादी जब पूरे अमेरिका को लूट लेती है तो उसको धन चाहिए, संसाधन चाहिए, और संसाधन लेने के लिए उसको दूसरे देश दिखते हैं।
अब अमेरिका के लोग बाहर कैसे राज करें, तो अमेरिका की सरकार तरह तरह के प्रपंच रचती है, कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाए जाते हैं, और भारत जैसे देश और भी बहुत सारे 50-60 देश ढूंढ ढूंढ के आप निकाल लेंगे, उनको तरह तरह से परेशान करके, प्रताड़ित करके, उनके हालात बदल के, क्रांतियां करा के, आतंकवाद फैला के उनके अंदर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि वो कैपिटलिज्म को अपनाएं। फिर उन देशों में जाके खेल शुरू होता है। उन्हीं की ज़मीन, उन्हीं के ग्राहक, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं का धन, उन्हीं के प्राकृतिक संसाधन, और उनके ज़रिए उन्हीं को लूटना और वहाँ से पैसा लेके अपनी दौलत बढ़ाना। इस तरह से, और ये करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि संसाधनों के लिए सरकार को किस तरह से दबाव में लाया जाता है कि वो हर तरह से अपनी नीतियाँ बनाए। चीन कैपिटलिस्ट देश नहीं है, तो उसने जो है ट्विटर को, फेसबुक को भगा दिया, गूगल सबको ठीक करके रखा हुआ है। हमारे देश में एक मंत्री ने ट्विटर को टाइट करने की कोशिश की तो मंत्री टाइट हो गया। हमारे देश में सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि हमको इंटरनेट को टाइट करना पड़ेगा, ये इंटरनेट बहुत ज़्यादा आज़ाद है। हालांकि वो नीयत गलत थी, इरादे गलत थे, लेकिन फिर भी वो मंत्री ही टाइट हो गया। कोई भी आदमी उस अमेरिकन कैपिटलिज्म के खिलाफ अगर मुंह खोलेगा, आवाज़ उठाएगा, आंख दिखाएगा, तो उसको समेट दिया जाएगा। धीरे धीरे करके हम सबकी ज़िंदगियां कब्ज़े में हैं। ये जो खेल है कैपिटलिज्म का, ये मोटा मोटा मैंने आपको समझाया। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपके घर में, आपके आसपास बेरोज़गारी कैसे कैपिटलिज्म बढ़ाता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिकी जो ताकतें हैं वो दुनिया में जो है देशों को गुलाम बनाती हैं, कैसे पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करती हैं। एक एक करके जैसे जैसे मेरे को जानकारी इकट्ठी होती जाएगी, मैं वीडियोस चैनल पर लाता रहूँगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि एक के बाद एक चैनल पर जानकारियाँ लाऊँगा, लेकिन इस तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इससे कुछ जानकारी आपकी बढ़ रही है, तो आप चैनल को सहयोग करें। हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा UPI लिंक है, वहाँ जाकर आप अपना जो है वो सहयोग, अंशदान दे सकते हैं, अपना समर्थन दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।